मैंने आपको इमेज दी नहीं थी। अब इमेज जब मैंने नहीं दी थी तो काफी लोगों ने अपने आप इमेज लगा ली है। तो एटलीस्ट आप कॉपी करने के लिए जो अकल चाहिए होती है उतनी थोड़ी रख रहे हैं कि आप कहीं से कोड मिलेगा चैट जीपीटी से या कहीं से, और उसमें कोई कमी होगी तो अपना कर लोगे। क्योंकि काफी लोगों ने इमेज अपना ढूंढ ढांड के लगा ली है। हो सकता है काफी लोगों ने बनाया भी हो, लेकिन मैं तो वर्स्ट सिनेरियो लेकर चल रहा हूँ कि आपने बनाया नहीं है, सीधा कॉपी पेस्ट करा है। तो अगर आप इमेज लगा पाए हैं तो इतना तो आ गया कि अगर कहीं इमेज नहीं है तो ढूंढ ढांड के अपना लगा लोगे उसे। कुछ लोगों के लैपटॉप में अभी एरर आ रही है, उन्होंने इमेज ढूंढी ढांडी लगाई और एरर क्या आ रही है, पिलो लाइब्रेरी नहीं है। अब जिनके भाई एरर आई थी और उन्होंने इसको सही कर लिया, तो ये भी एक अच्छा अचीवमेंट माना जाता है लर्निंग के लिए, कि चलो इतना हैंडल करना आ गया कि कहीं से किसी का कोड कॉपी करके लाए हैं और उसमें कोई डिपेंडेंसी ऐसी है जो हमारे सिस्टम में नहीं है, तो एटलीस्ट हमें उसे रिजॉल्व करना तो आ गया कि कैसे उसको रिजॉल्व किया जाएगा। और जिसका ये नहीं हुआ है भाई, थोड़ा सा देखने वाली बात होगी कितना आपको आना चाहिए कॉपी पेस्ट में भी। बाकी कुछ लोगों ने थोड़ा ऐड ऑन भी किया है, कुछ लोगों ने पहली स्क्रीन में चीज़ें ऐड करी हैं, थोड़ा सा और कस्टमाइज किया है। तो देखकर लग रहा है कि उन्होंने थोड़ा बनाया है। बनाया का सेंस मान के फिर से चलते हैं, कहीं से कॉपी करा है। तो इतना भी काफ़ी है कि आप कहीं से कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में अगर आपने ऐड करा है तो ये भी काफ़ी कुछ होता है सीखने के लिए, है ना। अगर 10 लोगों से कह दिया जाए ये लो चैट जीपीटी और ये लो इंटरनेट और ये लो लैपटॉप और इस वाले कोड में ये ऐड करके दिखा दो, उनसे वो भी नहीं होगा। सब कुछ दे देंगे तब भी नहीं होगा। और जो कर पा रहे हैं वो फिर भी थोड़ा बहुत चल रहे हैं मार्केट के हिसाब से। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं क्या हमने कल किया था और उसमें आगे क्या अपना ऐड करना है। तो लाइब्रेरी की जो डिपेंडेंसी है उसको थोड़ा सा हम इसमें करेक्ट कर देते हैं। फ्रंट एंड लाइब्रेरीज में ऐसे लिख देते हैं क्योंकि टी के इंटर चाहिए होगा और दूसरा पिलो चाहिए होगी। जो टी के इंटर है इट इज अ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, और जो पिलो है इट इज अ थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। तो आप स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है डेट मीन्स पाइथन जहां भी है मौजूद होगी। थर्ड पार्टी है डेट मीन्स पिप इंस्टॉल आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे अब हम इस जो मेन फ्रेम है, जो पिंक कलर का हमने यहाँ पर ये डिजाइन किया है, इसको हम लोग टी के इंटर में फ्रेम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद या एक दो दिन के बाद आपको क्या मैं स्ट्रेटजी लेकर चल रहा हूँ इस प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग की, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। अभी हो सकता है आप सिर्फ कोड लिख रहे हैं और रन करा रहे हैं, बट क्या मैं सोच के लिख रहा हूँ उतना शायद कैच नहीं कर पा रहे होंगे अभी। तो अब फिलहाल हम क्या चाह रहे हैं कि ये जो आपका मेन फ्रेम आया है इसके ऊपर आप अपने कंटेंट को लिखें। तो हम यहाँ पर चाहते हैं सबसे पहले अपना आप अपना अकाउंट नंबर दें। अब देखो यहाँ से भी इनका मैंने देखा है इन्होंने एक डिजाइन बनाई है, वो भी एक तरीका हो सकता है काम करने का। क्या कि आप सबसे पहले दो बटन लगा दें ऐसे करके, यूजर और एडमिन। इस पे क्लिक करो तो नीचे वाले एरिया में यूजर से रिलेटेड चीज आ जाए। इस पे क्लिक करो तो अब ये जो नीचे आएगा ये एडमिन वाला आएगा। ये डिजाइन भी हो सकता है सही काम कर जाए। मैंने जो आपको प्लान किया था वो ये था कि यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लगाएंगे, सेलेक्ट यूजर। ठीक है, और यहाँ ड्रॉप डाउन में ऑप्शन आएंगे, यूजर हैं क्या आप एडमिन है। उसके बाद एक अकाउंट नंबर होगा, अगर आप एडमिन है तो एडमिन का अकाउंट नंबर लॉगिन करना है। यूजर है तो अकाउंट बनाते समय जो आया होगा वो आपको देना है और अपना यहाँ पासवर्ड देना है। उसके बाद कैप्चा वाला इंप्लीमेंट करना था। अगर मैं इस वाली डिजाइन पे जाऊंगा तो इसमें आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी,
ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं। जब मैंने आपको टीक एंटर पढ़ाया था, उस समय मैंने आपको ड्रॉप डाउन बनाना नहीं सिखाया था। तो इस प्रोजेक्ट के सहारे हम इस ड्रॉप डाउन को बनाना सीख जाएंगे, कि कल को अगर कहीं बनाने की जरूरत पड़ेगी तो हम बना लेंगे। बटन बनाना तो हमें आता है, बटन, लेबल, टेक्स्ट फील्ड, ये बहुत कॉमन है। हम अपने जब पढ़ रहे थे टीक एंटर को, उस समय भी हमने सीखा था। तो मैं ड्रॉप डाउन के साथ जाना प्रेफर करूंगा, सो डैट आप कुछ एक्स्ट्रा चीजों को सीखते रहें प्रोजेक्ट के साथ साथ। तो मैं और भी काफी चीजें इसमें ऐड करूंगा जो हमने पढ़ते समय टीक एंटर को नहीं पढ़ी थी। ठीक है। तो अब ये जो आप सोच रहे हैं, ये आप जो मेन फ्रेम आपका आ रहा है उसके लिए सोच रहे हैं, और जो फ्रेम बनाने का कोड मैंने लिखा है वो यहाँ लिखा है। ठीक है। जो मैंने एक काम कल और कहा था करने के लिए, जो मैंने आज नोटिस नहीं करा जब मैं चेक कर रहा था, तो मैंने कहा था हर लाइन का आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है कि किस लाइन से क्या हो रहा है। मैंने बोला था लाइन नंबर हम 30-32 तक पहुंच गए हैं, तो आपको हर लाइन के बाद लिखना था इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, ये क्यों करी, ये क्यों करी, ये क्यों करी। अगली क्लास में जब आप आएंगे तो इस सबके लैपटॉप में मैं चेक करूंगा, सबके आगे लिखा होना चाहिए कि किस लाइन से क्या हो रहा है। ठीक है। और ये तभी लिख पाओगे जब आप रिकॉर्डिंग सुनकर उसको समझ रहे होगे। ठीक है। तो भले कॉपी पेस्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जो टास्क दिया जा रहा है वो करके पूरा दिखाते रहो। टास्क होना ज्यादा जरूरी है। ठीक है। बहरहाल, अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं, और अगला काम हमारा यह है कि हम एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करेंगे इस फ्रेम के अंदर। तो ड्रॉप डाउन के लिए जो कंपोनेंट होता है उसका नाम है कॉम्बो बॉक्स। तो कॉम्बो बॉक्स कंपोनेंट को सबसे पहले हमें अपना इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो जितने भी इंपोर्ट हम कर रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि वो हमारा एक सबसे ऊपर हमारा हो रहे हैं। पाइथन ने ऐसा नहीं बताया कि आपको सबसे पहले इंपोर्ट करना होता, आप बीच में कर लो, लेकिन बीच में करोगे थोड़ा सा कोड बेटर मैनेज होता हुआ नजर नहीं आएगा। तो मैंने यहीं पे कर लिया, डॉट कॉम्बो बॉक्स फ्रॉम टी के इंटर डॉट टी टी के इंपोर्ट कॉम्बो बॉक्स। टी के इंटर जो हमारा पैकेज है, इस पैकेज के अंदर बेसिक कंपोनेंट्स रखे हुए हैं, कुछ एडवांस कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे टी के इंटर के अंदर, टीटी के नाम के मॉड्यूल के अंदर। तो टीटी के मॉड्यूल हो गया, और इस मॉड्यूल के अंदर हमारा कॉम्बो बॉक्स नाम का कंपोनेंट आता है। अब इसको क्रिएट करेंगे। नहीं, क्लास ऐसे समझ सकते हो, एक क्लास होगी बिहाइंड द सीन। जितने भी कंपोनेंट हैं, हर कंपोनेंट एक क्लास है। एक क्लास होगी, क्लास का नाम होगा कॉम्बो बॉक्स, जिसके अंदर ऐसे लिखा होगा। अब ये क्लास जिस पाइथन फाइल के अंदर बनाई गई होगी उसका नाम होगा ttk.py, ऐसे करके। ठीक है। और इस तरह से हम टीके इंटर एक पैकेज हो गया, इस पैकेज के अंदर ये आपका मॉड्यूल हो गया, पैकेज मॉड्यूल, और इसके अंदर हमारी ये क्लास हो गई। ठीक है। अब आगे देखते हैं। कॉमो बॉक्स का नाम रखना है। कॉमो बॉक्स हम जो बना रहे हैं वो यूजर को आइडेंटिफाई करने के लिए बना रहे हैं, तो मैंने इसका नाम रख दिया यूजर अंडरस्कोर कॉम्बो। ठीक है। इज इक्वल टू कॉम्बो बॉक्स। अब कॉम्बो बॉक्स को आप कहाँ क्रिएट करना चाहते हैं, रूट विंडो पर या उस फ्रेम के अंदर? फ्रेम के अंदर क्रिएट करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट आर्गुमेंट में किसी भी कंपोनेंट को जब क्रिएट किया जाता है तो उसका हमें जो पेरेंट है वो पास करना होता है। तो कॉम्बो बॉक्स का पेरेंट हम फ्रेम रखना चाहते हैं, जो हमने लाइन नंबर 27 पर FRM नाम से बनाया है। ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पर
हम कॉम्बो बॉक्स में ये बताएंगे कि वो ऑप्शंस में क्या क्या दिखाएगा एक लिस्ट के अंदर, और उस लिस्ट का जो नाम होगा वैल्यूज करके होगा। अब इसमें आप जो जो ऑप्शन दिखाना चाहते हैं वो ऑप्शन आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक ऑप्शन दे दिया यहाँ पर एडमिन, दूसरा ऑप्शन दे दिया मान लीजिए यूजर। अब ये जो कॉम्बो बॉक्स आपने बनाया है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू अगर आप दिखाना चाहते हैं कि जैसे कॉम्बो बॉक्स दिखाई दे, तो सबसे पहले इनमें से कौन सी वैल्यू आप चाहते हैं देखे, तो देखो ज्यादा बार तो यूजर आएगा, ठीक है। तो हम बाय डिफॉल्ट चाहते हैं यूजर को डिफॉल्ट बना दो, है ना। एडमिन आएगा थोड़ी मेहनत कर लेगा, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके सेलेक्ट करने की, यूजर से थोड़ी मेहनत कम कराते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कॉम्बो बॉक्स का नाम डॉट करंट। करंट मेथड क्या करता है, जो हमने वैल्यूज लिस्ट पास करी है, इस लिस्ट का नाम वैल्यूज ही रखना है, इसको चेंज नहीं कर सकते, है ना। अब इसके किस इंडेक्स की वैल्यू को डिफॉल्ट वैल्यू बताना है, यहाँ पे सिर्फ इंडेक्स बताना है, स्लाइस ऑपरेटर नहीं लगाना है, सिर्फ इंडेक्स बताना है 1। ऐसे नहीं लिखना है कि वैल्यूज ऑफ 1, ऐसे नहीं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स बताना है। तो अब कॉम्बो बॉक्स बन गया, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू बना दी गई। अब क्या करना बाकी रह गया, कॉम्बो बॉक्स को प्लेस या पैक या सिंगल वर्ड में इसका लेआउट डिफाइन करना रह गया। लेआउट डिफाइन करने का मतलब होता है इसकी पोजीशन सेट करना। पैक से करोगे, प्लेस से करोगे, ग्रिड से करोगे, कैसे करोगे वो आप अपना कर सकते हो। अगर मैं इसको यहाँ पर पैक करता हूं, तो ये अपने पेरेंट के टॉप लेवल पर जाएगा। तो कॉम्बो का पेरेंट कौन है, फ्रेम। तो फ्रेम के टॉप पेरेंट पे देखेगा, ना कि मेरी विंडो के टॉप पेरेंट पे देखेगा। तो मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको पर्टिकुलर पोजीशन देना चाहता हूं। तो मैंने यहां पर लिखा यूजर कॉम्बो डॉट प्लेस। अब आपको जो सोचना है इस तरह से कि ये आपकी मेन विंडो है, दिस इज योर रूट विंडो। इस रूट विंडो में दिस इज योर फ्रेम, ये आपका फ्रेम है। अब आप चाहते हैं ये कॉम्बो बॉक्स जो हमारा आना चाहिए, हमारा वो यहां पर ऐसे बनकर आना चाहिए। तो अब आपको क्या बताना है, कॉम्बो बॉक्स का स्टार्टिंग पॉइंट बताना है। तो किसी भी कंपोनेंट को जब आप प्लेस करते हैं, तो आपको सिर्फ उस कंपोनेंट का स्टार्टिंग पॉइंट की पोजीशन बतानी होती है, दिस वन। इसका एक्स क्या होगा और इसका वाई क्या होगा, किसके रेस्पेक्ट में, इसके पेरेंट के रेस्पेक्ट में। तो अब इसको हमने कहाँ ऐड करा है, हमने ऐड करा है इसको फ्रेम में। तो फ्रेम के रेस्पेक्ट में इसका एक्स और वाई क्या होगा। अब मैं मोस्टली प्लेस में रिलेटिव एक्स और रिलेटिव वाई लगाऊंगा रादर देन एक्स और वाई, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब सोचो, अगर यहां से यहां तक का एक्स मान लो 100% है ना, और मुझे यहां पर चाहिए, तो लगभग 50% पे आप चाहते होगे एक्स के 50% में आ जाए लगभग। तो मैंने कर दिया 0.5। अब वाई को कहां से काउंट करोगे, यहां से काउंट करोगे या यहां से काउंट करोगे, फ्रेम से यहां से काउंट करोगे। 0.5 तो बहुत हो जाएगा, 0.05 हो सकता है। 0.5 मतलब बीच में कहीं आएगा, इस पूरे का बीच का 0.5 ये कहीं यहाँ बैठेगा। 0.05 लगभग होना चाहिए, 5% के आसपास, ठीक है। तो अब एक बार पॉइंट बन करके देखते हैं पहले क्या पोजीशन आती है, कितना बनकर आता है, फिर उसको सेट करेंगे। आया तो सर, ये आ रहा है, लेकिन सर ये थोड़ा छोटा लग रहा है, थोड़ा बड़ा। तो हमने कहा कोई बात नहीं, फॉन्ट वॉन्ट इसको दे देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा, फॉन्ट, सर फॉन्ट का नाम मत दो, डिफॉल्ट फॉन्ट। तो अगर आप फॉन्ट का नाम नहीं दोगे तो पहला आर्गुमेंट ब्लैंक छोड़ देना है,
तो डिफॉल्ट फॉन्ट जो टेक एंटर में होता होगा वो आपका आ जाएगा। और मान लो इसको मैंने 20 कर दिया। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो। ठीक। अब हम चाहते हैं सर, इससे पहले हमारा लिख के भी तो आए। अच्छा, एक बार दोबारा चलाओ। डिफॉल्ट वैल्यू आपने चेक करी कौन सी आ रही है? फर्स्ट इंडेक्स वाली। फर्स्ट इंडेक्स पे कौन है हमारा? यूजर। सही है। ठीक है। हाँ, तो इसका एक लेबल लगा देते हैं ऐसे करके यहाँ पर, इसी के अंदर लिख लो। तो देखो, यहाँ पर एक तीसरा ऑप्शन दे दो ना ऐसे करके, डैश डैश डैश, जो दिखाना चाहते हो वही। अब यहाँ पर लिख दो कि भाई सेकंड पोजीशन वाला डिफॉल्ट बन जाए। यही होता है। यहाँ क्या, चलो अब लिख गया तो लिखा रहने दो। ठीक है। अब इसके पहले हम बता देते हैं कि सेलेक्ट क्या करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं यूजर टाइप। यूजर टाइप। अब थोड़ा सोचिएगा, मतलब मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ। आप अपने लेवल पर जब घर पे बनाओ प्रोजेक्ट इसको अपने एंड पर, तो उसका ध्यान देना। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से यहां तक का जो स्पेस है, जो छूटा है यार, और यहां से जब मैं लिखूंगा, तो क्या दोनों सिमेट्रिक हैं या थोड़ा सा कम ज्यादा है? थोड़ा सा ही लग रहा है। या तो क्या करो, यूजर टाइप जो लिख रहे हो वो यहां से लिखना, ये ऐसे करके, ताकि दोनों तरफ का गैप एक जैसा लगे, और यहां से लिख देना यूजर टाइप। या फिर थोड़ा इसको इधर खिसका लो। ठीक है। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रख लो कि भाई क्या, कैसे हमारा ये चल रहा है। तो अब मैंने क्या करा, मान लो इसको 0.4 करके देखा। अब यहाँ लिखोगे यूजर टाइप, हमने कहा तो 0.45 करके देख लो। ठीक है, अब मैं इस पर और टाइम नहीं लगा रहा। तो ये तो हो गया कॉम्बो बॉक्स। अब इसका लेबल तो बनाओ। इसका लेबल क्या होगा? तो लिख दिया यूजर अंडरस्कोर एलवीएल। लेबल बनाएंगे। अब देखो, लेवल हम कई बार बना चुके हैं, तो कोई सा भी उठा के कॉपी कर लो। थोड़ा सा चेंज करना है बस उसमें। ये लो। अब इस लेवल पे क्या लिखोगे वो देख लेते हैं। पहला देखो, कॉपी पेस्ट अगर कर रहे हो तो ध्यान रखना कौन सा कॉपी कराए और कहाँ पेस्ट कराए। मैं फ्रेम में इसको दिखा रहा हूँ, तो इसका पेरेंट मेरा फ्रेम होना चाहिए। टेक्स्ट में ये नहीं लिखेंगे, टेक्स्ट में लिखेंगे यूजर टाइप। बैकग्राउंड कलर पाउडर ब्लू नहीं करना है इस बार, क्योंकि हम किस पे दिखा रहे हैं इसको? फ्रेम पर। और फ्रेम का बैकग्राउंड कलर क्या चल रहा है? पिंक चल रहा है। तो उससे मैच कराओ, नहीं तो अजीब सा लगेगा। फोरग्राउंड ब्लू रखना चाहो रख सकते हो, ब्लैक रखना चाहो ब्लैक बाय डिफॉल्ट होता है बिना कलर बताए। फॉन्ट, ठीक है, देखते हैं। लेकिन सर अभी प्लेसमेंट तो करो इसका। यूजर लेबल डॉट प्लेस रिलेटिव एक्स इज इक्वल टू, लगाओ कॉमन सेंस बिना ग्राफिक्स दिखे हुए, ब्रेन के अंदर इमेज बनाओ। एक्स की वैल्यू इसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्या रखूं मैं? 0.3 रख के देख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा पहले चाहते हैं ना। ठीक है। अब 0.3 में लिखना शुरू करेंगे यूजर स्पेस टाइप, थोड़ा स्पेस वो भी लेगा। तो होते होते शायद वहां तक पहुंच जाए, नहीं तो थोड़ा सा कम ज्यादा देखेंगे। और रिलेटिव बाई वो सेम ही रख लो, कोई जरूरत ही नहीं कुछ करने की। ठीक है। और सर इसका कलर अगर हम ना दें, नहीं देना चाहते तो बाई डिफॉल्ट ब्लैक कलर से लिख कर आता है। ठीक है, अब अपना अपना घर जाकर देख लेना। ठीक है।
एक बार चेक कर लेते हैं। साइज, रिलेटिव एक्स रिलेटिव वाई कितना रखना है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में सही नहीं आता। ये फर्स्ट अटेम्प्ट में एक आपको अंदाजा मिलेगा कि हाँ कहाँ हो रहा है, जब एक बार चला लो देख लो, फिर उसके बाद अंदाजा आना शुरू होता है कि इतनी वैल्यू इतनी होती है। और जितना ज़्यादा कंपोनेंट पे सेट करते रहोगे, आपका गैस करने का जो आपका टाइम होगा वो कम लगेगा, और उस गैस की जो एक्यूरेसी वो और ज़्यादा आपकी बढ़ जाएगी। अगर मैं यहाँ पर ये नहीं देता हूँ लाइन, मान लो इस लाइन को मैंने कमेंट कर दिया, तो कुछ नहीं आ रहा है, ब्लैंक है, और आपको यहाँ से ही अपना दिखाना पड़ेगा। ठीक है। अब जब इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये लिखकर आपको आ जाएगा। अब देखो जैसे दो पॉइंट इसमें आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। पहला जो इन्होंने पूछा कि सर जो यहाँ पर आ रहा है वो थोड़ा जो आपका फॉन्ट है वो छोटा है, और दूसरा सर एडिटेबल भी है, मैंने कुछ भी लिख दिया तो। अब मान लो मुझे इन दोनों को क्लास में नहीं सिखाया गया और मुझसे कहा गया ये काम करके दो। अब ये काम कैसे करके दो, हमें तो आता ही नहीं है। तो उसके लिए आप पहला क्या यूज कर सकते हैं, जो कॉम्बो बॉक्स है, इस कॉम्बो बॉक्स का डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ सकते हैं। दूसरा, ये जो कॉम्बो बॉक्स है इसके बारे में आप गूगल से, चैट जीपीटी से, किसी से पूछ सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप गए चैट जीपीटी और यहां पर आपने लिखा हाउ टू डिसेबल एडिटिंग इन टीके इंटर कॉम्बो बॉक्स। टीके इंटर के कॉम्बो बॉक्स में एडिटिंग डिसेबल कैसे करें। तो अब आपको पता चल गया, स्टेट इक्वल टू रीड ओनली लगाना है, और यहां पर जाके बस आपने क्या करना है, उस स्टेट को लगा देना है। स्टेट इक्वल टू रीड ओनली। अब इसको रन कराएंगे, देखेंगे एडिट करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। ठीक है। तो इसी तरह से जो जो चीजें आपको रिक्वायर्ड है, इस तरह से आप ढूंढ कर अपना कोड उसको ऐड कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या करा यहाँ पर, एक लेबल लगा दिया, एक कॉमो बॉक्स लगा दिया। दूसरा हम चाहते हैं कि सर अब इसके आगे, इसके नीचे अकाउंट नंबर पूछो हमसे, और अकाउंट नंबर के लिए एक लेबल की जरूरत पड़ेगी। तो क्यों ना मैं इस वाले लेबल को ही कॉपी पेस्ट कर लूं, मेहनत मैं दोबारा दोबारा लिखने की करूंगा, फायदा क्या हुआ। लेकिन मैं यहाँ पर बताता हूँ कि अकाउंट नंबर के लिए लेबल है, इससे हम अकाउंट नंबर पूछ रहे हैं। चेंजेस क्या करने हैं, पहला चेंज हमें यह करना है, टेक्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ लिखना है अकाउंट नंबर। बाकी सब कुछ ठीक है। पोजीशन बताओ, पोजीशन कोई चेंज करनी है या सब सही है। इमेजिन करो ये ऐसे है, ये ऐसे है, अब इसके नीचे चाहिए, यानी कि वाई को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो हम पहले पॉइंट टू करके देख लेते हैं। इसका कोई आंसर नहीं है कि पॉइंट टू सही होगा, करके देख लेते हैं, एक अंदाजा हो जाएगा कि पॉइंट वन का गैप इतना होता है। आगे वालों के लिए हमारी एक हेल्प हो जाएगी, एक एक्सपीरियंस हो गया हमारे लिए। ठीक है सर, चल जाएगा। अब टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे इसके नीचे, ड्रॉप डाउन की जरूरत ही नहीं है, एक टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे। ठीक है।
टेक्स्ट फील्ड बनाने के लिए हमें एंट्री की जरूरत पड़ती है। तो अब एंट्री कंपोनेंट को पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, और एंट्री कंपोनेंट बेसिक कंपोनेंट है, टी के इंटर के अंदर ही मिल जाएगा। अब यहाँ आ गए, एंट्री ऑब्जेक्ट का नाम रखना है। तो अब एंट्री किस चीज के लिए मांग रहे हो? हमने कहा अकाउंट नंबर इनपुट करेगा यूजर, तो अकाउंट नंबर अंडरस्कोर एंट्री। इससे पता चल गया कि ये हमने जो बनाया है, ये अकाउंट नंबर के लिए एंट्री बनाई है। और अब एक्चुअल में एंट्री ऑब्जेक्ट ये बना। ये तो एक वेरिएबल का नाम था, जो चाहे वो दे दो। फ्रेम, फ्रेम में कर रहे हैं सारा काम हम ये। उसके बाद एंट्री में कुछ पहले से लिखना तो है ही नहीं, यूजर को टाइप करने देना है। तो फॉन्ट तो लगा ही देते हैं, लेकिन बोल्ड की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो रखो, चाहो तो नहीं रखो। एंट्री को चारों तरफ बॉर्डर दे देते हैं, मान लो 5 का बॉर्डर दे दिया। अब एंट्री को हम क्या करेंगे, इसको प्लेस कर देते हैं। कहाँ प्लेस करना होगा इसको? लेबल के राइट में। तो इसका मतलब बाई तो सेम रहेगा, सिर्फ क्या बढ़ा देना है मुझे, इसका एक्स बढ़ा देना है। रिलेटिव एक्स इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ 0.3 था, 0.45 था, सेम लाइन लेकर आना है, तो इसको भी क्या कर दो 0.45। तो बिल्कुल जो कॉमो बॉक्स आया था उसी के सीधे अलाइन होकर हमारा आ जाएगा। रिलेटिव बाई इज इक्वल टू 0.2। ये आ गई हमारी एंट्री। ठीक है, अब जो यूजर लिखना चाहे अपना लिख सकता है। अब अगला क्या है, पासवर्ड। पासवर्ड आपको चाहिए, ठीक है। एक बार सोच लो खूब, अभी तो थोड़ा थोड़ा ही हुआ है। पासवर्ड को यहाँ लिखेंगे, तो पॉइंट बना गैप ये भी रखेंगे, सिमेट्रिक फील आएगा। पासवर्ड का टेक्स्ट फील्ड बनेगा। उसके बाद आपने कहा कि मैं यहाँ पर एक कैप्चा भी दिखाऊंगा। कैप्चा बनकर आएगा। फिर उस कैप्चा को एंटर करने के लिए टेक्स्ट फील्ड की जरूरत पड़ेगी। वो टेक्स्ट फील्ड आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो टेक्स्ट फील्ड आप या तो यहाँ दिखाओ ऐसे करके, या इसी के जस्ट राइट में दिखा दो। जैसे आपका मन करता है वैसे आप अपना दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर बटन लगाएंगे, सबमिट करने का बटन लगाएंगे। और क्या लगा दें, रीसेट लगा दो, रीसेट और सबमिट। और एक बटन यहाँ लगा देंगे फॉरगॉट पासवर्ड का। ठीक है, इतने से अपना काम हो जाएगा। तो जगह ठीक ठाक लग रही है। मैंने ऐसा क्यों करके देखा, क्योंकि मेरे पास ऊपर मार्जिन है अभी। अगर आगे बढ़ते बढ़ते जगह कम लगी, तो एक एक ऊपर की तरफ थोड़ा शिफ्ट किया जा सकता है। जगह थोड़ी और कम रही तो इनका फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से अपना एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक। और जगह कम रही तो इधर खाली है, इधर खाली है, अपना लेआउट थोड़ा सोचो डिफरेंट, कि कैसे हम इन पूरे स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं और जितना हम दिखाना चाहते हैं सब दिखा पाए, ठीक है। तो सर ये तो बड़ा टाइम टेकिंग होता होगा। हमने कहा हाँ, किसी भी प्रोजेक्ट का 70% कोड, 70% टाइम फ्रंट एंड पे लगता है। अब पासवर्ड के लिए तो सर लेबल तो सेम ही, कॉपी करके पेस्ट कर लो। और ये हो गया पासवर्ड का लेबल। ठीक है, लेबल हो गया। और यहाँ पर हमें क्या बताना है, अपना पासवर्ड। बाकी सब कुछ सेम, नीचे लाना है 0.3। टेक्स्ट फील्ड यानी कि वो एंट्री चाहिए, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। और ये एंट्री है पासवर्ड की।
सबको सेम। क्या करना है? 0.3। लेकिन इस बार आप कुछ कहोगे मुझसे। चलो देखते हैं कौन कहता है। तो कोई कुछ कहना चाहेगा? पासवर्ड दिख क्यों रहा है? पासवर्ड दिखना नहीं चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि एंट्री में कुछ भी लिखा जाए और वो ना दिखे, तो एंट्री क्रिएट करते समय एक ऑप्शन ऐड करेंगे, शो। क्या दिखाना चाहते हो? जो दिखाना चाहते हो लिख दो। आप स्टार दिखाना चाहते हो, डॉलर दिखाना चाहते हो, जिस एंट्री के लिए आपने ऐसा करा है ना, आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है। अब मैं इस प्रोजेक्ट को दोबारा चला रहा हूँ। एक छोटा सा पॉइंट और नोटिस करिएगा। मैंने बस रन करा, माउस को टच नहीं करा। मैं कुछ भी लिखूंगा तो कहाँ लिखा जाएगा? कहीं नहीं। क्योंकि आपका कर्सर का फोकस किसी एंट्री पर है ही नहीं अभी। आपको माउस पकड़ के यहाँ पे क्लिक करना पड़ रहा है। अब आप लिखोगे यहाँ पर। ठीक है। हमारे पास टीके इंटर के अंदर एक ऑप्शन है। अगर आप प्रोजेक्ट लॉन्च होते ही किसी एंट्री पर कर्सर का फोकस कराना चाहते हैं, तो उस एंट्री के ऊपर बन जाने के बाद इस वाली एंट्री पर आप चाहते हैं, एक मेथड कॉल करेंगे जिसका नाम है फोकस। फोकस मेथड क्या कर सकता है? कर्सर का फोकस ऑटोमेटिकली यहाँ पर ले आता है। अब आपको पहली बार में माउस पकड़कर कर्सर क्लिक करने की जरूरत शायद ना पड़े। ऑटोमेटिकली कर्सर आपका एंट्री वाले टेक्स्ट फील्ड में आ गया। ठीक है। सीधा लिखो, टैब दबाओ, सेकंड पर आ गए। तो टेक्स्ट फील्ड टू टेक्स्ट फील्ड ऑटोमेटिक टैब से नेविगेट हो जाएगा। ठीक। अब आगे देखते हैं। आप चाहते हो सर टेक्स्ट फील्ड का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। तो अगर कोई चाहता है तो यहाँ पर बीजी लिख दो। बीजी कलर जो आप देना चाहते हैं अपना दे दो। अकाउंट नंबर ये, पासवर्ड देना चाहते हो वो दे दो। मल्टी कलर जैसा सामने वाले को फील आए, ना बीजी लगा दो। नहीं सर, ये अच्छा नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, वही लगा दो। वो अच्छा लग रहा है तो। तो ये सब अपने लेवल पर कर करके देख लेना, क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। ठीक है। अब सर कैप्चा वाला वाइट ही अच्छा लग रहा है। अब इसका तो कोई आंसर ही नहीं है। ठीक है। तो आगे मैं ध्यान रखूंगा। सही कह रहे हैं, क्योंकि मेरा ना काम मैंने अपना बढ़ा लिया। अभी तो मैंने 2 ही एंट्री बनाई है। अभी पता नहीं आगे कितनी बनाऊंगा मैं। तो फिर आपकी इच्छाएं और जगेंगी। तो मैं इसी के साथ चलता हूँ। मैंने आपको एक तरीका बता दिया। जो अपने प्रोजेक्ट में जैसा करना चाहे मल्टी कलर लगाओ, है ना। कलर आंखों को देखकर अच्छा लगता है। तो जितना अच्छा कलरफुल बना सकते हो बढ़िया है। अब आता है कैप्चा वाला। तो सबसे पहले क्या करो, मैंने जो तरीका बताया था, कोई भी ऐसा कोड जो आप अपना पहली बार लिख रहे हो, उस कोड को आप अलग से फाइल बनाकर पहले लिख के देख लो। उसके बाद फिर एक्चुअल प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करो, क्योंकि प्रोजेक्ट में अब आप देखो 50 लाइन हो चुकी हैं। अब इसमें अगर मैं टेस्ट करूंगा कैप्चा बनाने का कोड, तो मुझे खुद पता नहीं चलेगा कहाँ पर क्या लिखा है सही और कहाँ पर क्या गलत लिखा है। अलग से फाइल बना रखी है मैंने, इसमें अपना कर करके देख लो। चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि इसका नाम आपने टेस्ट टाइम कोड एक और बना लो।
टेस्ट कैप्चा कोड, ये लो, और इसमें सिर्फ कैप्चा से रिलेटेड कोड लिख कर देख लो, ताकि कल को आपको देखना पड़े कि मैंने ये वाला कोड कैसे लिखा था, तो अलग अलग फाइल में मैंने बनाना देख लिया है। पहला पॉइंट क्या ब्रेन में आना चाहिए कैप्चा को लेकर? रैंडम, रैंडमनेस पे काम करता है कैप्चा। तो सबसे पहला पॉइंट रैंडमनेस आना चाहिए। अब रैंडम पे काम करने के लिए पाइथन में ले देकर हमारे पास कौन सा मॉड्यूल है? ले देकर मतलब अभी तक जो पढ़ा है वो, आगे बढ़ोगे तो रैंडमनेस पे काम करने के और बहुत सारे मॉड्यूल हैं। इवन कैप्चा नाम का भी एक मॉड्यूल आता है, बट वो स्टैंडर्ड नहीं है, थर्ड पार्टी वाला है, फिर आपको पिप इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप इसी के साथ चलो, बन जाएगा। रैंडम मॉड्यूल के साथ एक पॉइंट ये भी है कि रैंडम मॉड्यूल रैंडम नंबर जनरेट करता है, रैंडम अल्फाबेट जनरेट नहीं कर सकता। हमारा जो कैप्चा है, आप प्लान कर सकते हैं अल्फा न्यूमेरिक, कि सर उसमें अल्फाबेट भी आए और नंबर भी आए। रैंडम मॉड्यूल कह रहा है मैं रैंडम नंबर तो दे सकता हूं, लेकिन रैंडम अल्फाबेट बनाकर आपको नहीं दे सकता। अब क्या करा जाए? तो हमने कहा उसके लिए फिर एक ट्रिक लगाएंगे। अगर ये हमें रैंडम नंबर दे दे और पाइथन में कोई ऐसा तरीका हो कि नंबर को अल्फाबेट में कन्वर्ट किया जा सके, तो काम बन जाएगा अपना। आंसर है तरीका है। तो पहले मैं बिना रैंडम के मैनुअली करके दिखाता हूँ। पाइथन में एक फंक्शन इसका नाम है करेक्टर, जिसको हम CHR कहते हैं। करेक्टर फंक्शन कह रहा है आप मुझे नंबर दो और मुझसे उस नंबर का करेक्टर ले जाओ। अब ये हमारी नॉलेज का पार्ट होना चाहिए कि अगर आप लोअर केस अल्फाबेट इससे चाहते हो, तो आप इसे यहाँ पर जो पास करोगे वो 97 से पास करना शुरू करो। इसे आपने 97 दिया तो आपको ये A देगा। आपने इसे अगर 98 दिया तो ये आपको B देगा। 26 जोड़ लो, ऐसे ही आगे करके आगे के सारे आ जाएंगे ऐसे ही। अगर आपने 65 दिया तो 65 कैपिटल ए बनता है। 66 दोगे तो कैपिटल B बनता है, अकॉर्डिंगली आगे जोड़ लेना। अब ये आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो फिर आपको एक्सप्लोर करना होगा कि कैसे इस काम को किया जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब पहले मैनुअली करके देखेंगे, जो आपने बताया उसको वेरीफाई करते हैं। 97, इससे मुझे कोई एक करेक्टर मिलेगा, प्रिंट करके देखते हैं। हाँ सर, स्मॉल ए आ रहा है। और अगर मैं इसमें 98 कर दूंगा तो इधर एक बढ़ा उधर एक बढ़ जाएगा, बी आ गया। लूप हमें आता है ना, लूप लगा लो अपना। 65 कैपिटल ए आना चाहिए, ये आ गया। ठीक है, अब इतना मेरी समझ में आ गया। अब क्या करना है? अब हमें रैंडम मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हुए इस काम को करना है। तो रैंडम मॉड्यूल रैंडम नंबर जनरेट करता है। नंबर दो तरह के होते हैं, इंटीजर, फ्लोट। तो मुझे इससे इंटीजर जनरेट कराना है, फ्लोट नहीं कराना है। तो रैंडम मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है रैंड इंट। रैंड इंट फंक्शन के नाम से ही क्लियर है कि ये हमें इंटीजर वापस करेगा। इसी तरह से इसके अंदर और भी फंक्शन है जिनसे फ्लोट वगैरह हम ले सकते हैं। अब रैंड इंट हमसे पूछ रहा है बताओ किस रेंज में नंबर जनरेट करूं। तो अब मैं इससे कहूं कि भाई पहले अपना एक स्ट्रेटजी बनाओ। लोअर केस, अपर केस अलग अलग रखना चाहते हो कैप्चा में, या कोई एक ही केस के साथ चलना चाहते हो? कोड को सिंपल रखते हैं। आप बहुत ज्यादा इसको कॉम्प्लेक्स मत बनाओ कैप्चा वाले पॉइंट को। आप मान के चलो कि जो आप लिख रहे हो वो हमारा केस सेंसिटिव नहीं है, और हम अपर केस में ही कन्वर्ट करेंगे, लोअर केस का सोच ही नहीं रहे हैं। तो सोचो फिर शुरू कहाँ से करेंगे? 65 से। और कहाँ तक चले गए? मान लो चले गए यहाँ पर हम 92 तक। एक काम करते हैं, इससे हमें क्या मिला? इससे हमें कोई भी एक रैंडम नंबर मिलेगा। अब जो रैंडम नंबर मिला, अभी मैं लूप नहीं लगा रहा हूँ, पहले मैं क्रॉस चेक करके देख रहा हूँ कि क्या क्या मिल सकता है। 78, 92, मतलब ये वाला भी कैसा है? इंक्लूसिव है। मैंने इसलिए करके देखा, ये भी इंक्लूसिव है और ये भी इंक्लूसिव है। तो अब 65 अगर ए हो गया, तो 65 में अगर मैं 26 जोड़ूं
तो 6 और 5 11, 6 2 8 और 1 9। इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, 91। तब जेड तक आएगा, वरना 92 का अगर करेक्टर बनाएंगे तो ये किसी और का बन जाएगा, क्योंकि जेड तो 91 पे खत्म हो जाता है। तो ये बना दिया मैंने 91। ठीक है। अब प्रिंट में हटा रहा हूँ यहाँ से। मैंने कहा, मैं कितने का चाहते हो, 4 का चाहते हो कैप्चा, 6 का चाहते हो? 6 का चाहते हो, तो लूप चला दो 6 बार का। फॉर आई इन रेंज 6। अब यहां से जो भी नंबर जनरेट हुआ, उस नंबर को मुझे किसे पास करना है, CHR फंक्शन में। तो अब इतना तो समझ में आ ही रहा होगा क्या करा मैंने। CHR फंक्शन से एक करेक्टर मिलेगा, लेट अस सपोज सी नाम का। लेकिन सर, अगर मैं लूप दूसरी बार चला लूं, तो फिर एक दूसरा नंबर जनरेट हुआ, उसका करेक्टर सी में आ गया। अब सी में जो पहला वाला था वो खत्म हो गया। मुझे तो पहला वाला भी चाहिए और नया वाला भी चाहिए। तो अब एक तरीका तो है कि लिस्ट के बारे में सोचो, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस इतना बढ़िया हो गया है कि कहीं कुछ अपेंड करना है तो तुरंत लिस्ट ब्रेन में आ जाती है। और अगर हम यहाँ पर देखें, तो कैप्चा एक लिस्ट में दिखाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे फिर उस लिस्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में। ऐसे तो करेंगे तो क्यों ना डायरेक्ट स्ट्रिंग ही बना दें। तो मैंने क्या करा, ध्यान से देखना, कैप्चा नाम का ही बना दिया वेरिएबल। नाम कुछ भी रख लो, नाम में क्या रखा है, और इसको बना दिया ब्लैंक। अब जो रैंडम नंबर बना, उसका करेक्टर बना, वो सी में आ गया। अब क्या करा मैंने, कैप्चा वेरिएबल के अंदर जो पहले था, पहले कुछ नहीं था, कॉन्केट कर दिया किसको, सी को। अब सोचो, लूप दोबारा चलेगा, नया बना, करेक्टर आ गया सी में। अब कैप्चा में जो पहले पहुंच चुका था उसमें कॉन्केट हो गया अभी वाला। अब अगर मैं आपसे कहूं कि जरा प्रिंट करा के दिखाओ, KHWRRA, फिर चलाओ, VCXKNN, और कोई इच्छा? हमने कहा बीच में नंबर भी ले आओ। सिर्फ अल्फाबेट ही क्यों, अल्फा न्यूमेरिक दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा कैप्चा होना चाहिए। अब ये काम कैसे करोगे? अब देखो, आप क्या चाहते हो? हमने कहा हम ये चाहते हैं कि लूप पहली बार चले, करेक्टर बना दो। लूप अगली बार चले, करेक्टर मत बनाओ, उसको नंबर का नंबर ही रहने दो। ऐसे तो चाहते हो गए। हमने कहा चलो, दूसरा लॉजिक ये है कि लूप के अंदर एक बार फिर से रैंडम को लिखो, रैंडम डॉट रैंडेंट, और ये 0 से लेकर 9 तक का लिखो। ठीक है, यानी कि आप कोई एक नंबर जनरेट होगा आपका, माना n वेरिएबल में स्टोर कर लिया। लॉजिक सोचो क्या चल रहा है दिमाग में। पहली बार लूप चला, एक नंबर बना 65 से 91, उसका करेक्टर बन गया, कैप्चा में जाके वो ऐड हो गया। लूप दोबारा नहीं चला, अभी लूप आगे बढ़ा, एक नंबर जनरेट हुआ। अब ये नंबर क्या क्या हो सकता है, 0 से लेकर 9 के बीच में कुछ भी हो सकता है। अब क्यों ना इस n को इस कैप्चा में फिर अपेंड कर दें। लेकिन समस्या क्या आएगी, ये कैसा वेरिएबल है, इंटीजर, और ये कैसा चल रहा है, स्ट्रिंग। तो होगा ही नहीं अपेंड। हमने कहा रुको, ऐसा कर सकते हैं, देखो, str फंक्शन से कर सकते हैं। इस नंबर को पहले किस में कन्वर्ट कर लिया, स्ट्रिंग में, और फिर कैप्चा में अपेंड कर दिया। हमने कहा हाँ, ये सही लग रहा है। पता है इस बार क्या हो गया होगा, ये 12 का बन गया होगा, क्योंकि एक यहां से बनेगा, एक यहां से बनेगा। एक लूप चलने पर, एक इटरेशन होने पर दो करेक्टर बन रहे होंगे, तो इसको कितना रख लो, 3 रख लो, बन गया। देखो,
R4E2M5, फिर चलाओ। रुको रुको रुको, 90 तक जाएगा क्योंकि 91 में स्क्वायर ब्रैकेट भी आ गया। लो, इन बातों को चेक कर लेना भी अपने लेवल पर। लेकिन अब हमारा कैप्चा का लॉजिक एक फॉर्मेट पर आ गया। पहला अल्फाबेट, दूसरा न्यूमेरिक, तीसरा अल्फाबेट, चौथा न्यूमेरिक, एंड सो ऑन सो ऑन। अब आप बोलो कभी कुछ भी हो जाए, कभी भी कुछ कहीं सा कहीं कुछ आ जाए, बताओ कैसे करें। तो अब क्या कर सकते हो, शफल। आप क्या कर सकते हो, रैंडम मॉड्यूल के अंदर शफलिंग भी तो होती है। कौन कहाँ आएगा मैं खुद नहीं पता कौन कहाँ आएगा। तो अब जब आप इसे दो तो शफल कर दो। तो अब सर शफल कैसे कर दे, हमने कहा देखते हैं कैसे करोगे। तो यहां पर लिखा रैंडम डॉट शफल, और सफल के अंदर अब समस्या क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ लिस्ट दे सकते हैं। शफल के अंदर हम स्ट्रिंग नहीं दे सकते, सिर्फ क्या दे सकते हैं यहाँ पर, लिस्ट दे सकते हैं। तो सर फिर तो एक काम करते हैं, ऊपर जो हम वेरिएबल बना रहे हैं स्ट्रिंग बना ही नहीं रहे, उसको क्या बना लेते हैं, फिर लिस्ट बना लेते हैं। और लिस्ट बन जाएगा तो शफल हो जाएगा बड़ी आसानी से। हमने कहा अब ये वाला अगर आप तरीका सोच रहे हैं तो फिर कोड में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये प्लस नहीं चलेगा, कौन चलेगा फिर ये, अब यहाँ अपेंड चलेगा। अपेंड, और यहाँ पर लिख दिया मैंने सी। इसी तरह से यहाँ पर भी अपेंड, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके ही अपेंड करते हैं, ठीक है, एन के लिए। अब शफल में क्या डाल दिया मैंने, यहाँ डाल दिया कैप्चा। अब रन करा के देखते हैं। अपेंड हमें कुछ वापस नहीं करता है लिस्ट में, उसी में चेंज हो जाता है। ये लो, अब देखो लगाता तो डिजिट भी आ सकती हैं और कहीं कुछ आ सकता है, लेकिन सर ये तो लिस्ट बन गया। अब क्या बनाना पड़ेगा मुझे इसका, कैसे बनेगा, चॉइस, ज्वाइन, ज्वाइन फंक्शन से बना सकते हो, ठीक है, इस काम को करने के लिए। तो अब यहाँ पर क्या करा मैंने, ज्वाइन, ज्वाइन फंक्शन नहीं है, ज्वाइन एक मेथड है। सोचो अगर मैंने बोला ज्वाइन एक मेथड है, तो इसको इसके पहले डॉट लगाना पड़ेगा, और जिस डेटा टाइप का ये मेथड है उस डेटा टाइप पे कॉल करना पड़ेगा। तो ज्वाइन मेथड स्ट्रिंग डेटा टाइप का है। तो यहाँ पर मैं इन लिस्ट के जो करेक्टर्स आए हैं उन सबको ज्वाइन करने के लिए क्या यूज करना चाहता हूँ वो स्ट्रिंग लगा दो। मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर लगा दो कैपिटल या स्पेस लगा दो। अभी इसको मैं सही करूंगा, कैप्चा, और इससे आपको क्या मिलेगा, एक नया रिजल्ट मिलेगा, एग्जिस्टिंग में कोई चेंज नहीं होता। हमने कहा इसको इसी नाम में स्टोर कर दो। अब देखो ये आ गया स्पेस। अगर आप ऐसे दिखाना चाहते हो तो भी सही है, और आपको सर बिना स्पेस के ज्वाइन कर दो तो ऐसे। मुझे लग रहा है पहला वाला तरीका ज्यादा सही है, यूजर को पढ़ने में आसानी हो जाएगी कि क्या लिखे हुए हैं। ठीक है, ये कोड बनकर तैयार हो गया। अब इस कोड को इस तरह से बनाने की कोशिश करो कि जब मेरे प्रोग्राम में आए तो ये ऐसे नजर ना आए। कैप्चा की जरूरत मुझे जब भी पड़ेगी, एक बार पढ़े, दो बार पढ़े, तीन बार पढ़े, मैं अपना फटाफट से कैप्चा जनरेट कर पाऊं। तो इसके लिए क्या बना सकता हूं, फिर मैं एक फंक्शन बना सकता हूं, जनरेट कैप्चा, और उस फंक्शन के अंदर ये पूरा कोड डाल देता हूं और जो निकल कर आएगा उसको रिटर्न कर देता हूं। ऐसा किया जा सकता है। कैसे करोगे देखते हैं।
चलो, तो इसको पहले तो रैंडम इंपोर्ट करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ आ गए और यहाँ लिख दिया। अब ये पूरा कोड है, तो मैंने क्या करा, इस पूरे कोड को यहाँ से कॉपी करा और यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया, इसका नाम कर दिया जनरेट कैप्चा, और इसके अंदर पूरा कोड डाल दिया। और ये पूरा कोड, ध्यान से, लूप के अंदर इतना, और ये लूप के बाहर लेकिन फंक्शन के अंदर, लूप के बाहर लेकिन फंक्शन के अंदर। अब यहां से प्रिंट थोड़ी करना है, क्या कर देते हैं, यहां से रिटर्न कर देते हैं। अब पूरे प्रोजेक्ट में जहां भी कैप्चा की जरूरत है, मेरी मेहनत एक बार लग गई। अब बस मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, ये फंक्शन मुझे कैप्चा वापस कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने लॉजिक को यहाँ लिख पा रहे हैं। ठीक है सर, अब ये बताओ, जो मेन काम था वो तो हो गया, इसको दिखाओगे कैसे? विंडो पे, प्रिंट से तो टर्मिनल पे आ ही गया, लेकिन हम प्रिंट थोड़ी यूज करेंगे, हम तो विंडो पे दिखाएंगे। विंडो पे भी कहाँ, विंडो के फ्रेम पे दिखाएंगे। तो अगर कुछ भी आपको दिखाना होता है तो कैसे दिखाते हैं, लेबल बनाकर। तो अब आओ अपने कोड में, एक लेबल और बनाओ। अब लेबल पहले ही बहुत सारे बना लिए हैं, कोई सा उठा लो। और ये हमने कर दिया कैप्चा लेबल। और टेक्स्ट, अब देखो टेक्स्ट में मुझे कैप्चा चाहिए यहाँ पर, तो क्या कर दूं, सीधा फंक्शन कॉल कर देता हूँ यहाँ पे। ये फंक्शन कॉल करेंगे, ये फंक्शन चलेगा, वहां से कैप चला कर रख देगा यहाँ पर। बैकग्राउंड कलर हो गया, थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, 0.4 कर देते हैं। बाकी एक बार चला के देखते हैं, फिर आप बताना क्या करना है क्या नहीं करना है। नीचे ले गया, 0.4, ये आ गया बन के। अब आप चाहते हो इसका बैकग्राउंड कलर वाइट हो जाए, है ना? तो अब क्या करो, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर जो कैप्चा का आपने पिंग कर दिया है, इसकी जगह वाइट कर दो। हेलो, अब घर जाके जो जिसको पसंद आएगा अपना कर लेना। अब क्या चाहते हो, ये दिखा तो दिया आपने, ध्यान रखना ये हर बार अलग अलग आ रहा है क्या? अलग ही था। किसी की कोई इच्छा, रिफ्रेश, तो सर रिफ्रेश का और लगा दो, इस पे क्लिक करें तो ये रिफ्रेश होता रहे। चलो, देखते हैं आपकी इच्छा पूरी हो पाएगी कि नहीं। तो अब ऐसा करने के लिए रिफ्रेश का देखो आप, या तो कोई आइकन ढूंढ लाओ, आइकन लगा देते हैं। और अभी आइकन नहीं है तो बटन बना देते हैं छोटा सा। ठीक, चलो, तो अब हम फिलहाल बटन के साथ एग्री हो जाते हैं। आप घर जाके बटन को किसी इमेज से रिप्लेस कर देना, छोटा कोई आइकन ढूंढ लेना, जैसा हमने इमेज लोगो वाली लगाई है, ऐसे ही गूगल पे बहुत सारे आइकन मिल जाएंगे, ढूंढ के अपना लगा लेना। तो बटन बनाना है, किसका बटन बनाना है, रिफ्रेश का, रिफ्रेश बटन इज इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पर हमने लिख दिया बटन। बटन कंपोनेंट अभी तक यूज नहीं करा है, तो इसलिए पहले क्या करना पड़ेगा, उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये बना दिया हमने बटन। बटन को लगाना है फ्रेम में। बटन का टेक्स्ट क्या देना चाहते हो, हमने कहा रिफ्रेश।
बटन का बैकग्राउंड ग्रीन देख लो। बटन का फोरग्राउंड रेड पे वाइट, थोड़ा सही सा लगता है। फॉन्ट वॉन्ट हमने कहा फॉन्ट चलो रहने देते हैं, और इसको पोजीशन कर देते हैं। रिफ्रेश बटन डॉट प्लेस, तो ऐसा सोचते हैं कैप्चा के थोड़ा सा राइट में आए, है ना। तो रिलेटिव एक्स इक्वल टू पॉइंट, या तो 5, 5 कर दो क्योंकि 4 से तो वो आ ही रहा है, थोड़ा करेक्टर भी आएंगे। 6 कर दो। रिलेटिव वाई इज इक्वल टू 0.4। देखते हैं कहाँ पर पहुंचा। इसको थोड़ा सा इधर ले आओ, और लाल की जगह पर्पल करके देखें, और इसको 6 की जगह 5 कर देते हैं। ऊपर भी करना था पर्पल की, और भी कहीं कुछ गलत हुआ? मैं दे ही नहीं रहा। आप घर जाके अपना दे लेना, ये थोड़ा सा ठीक लग सकता है। हाँ यही सही है सर। क्या लगता है? क्लिक करें और वो हो जाएगा तो सोच रहे हो? अभी तो कर दिखाने दिखाने का कोड लिखा है, अब इसके क्लिक करने पर चलाने का कोड तो लिखो, है ना। अब इसके क्लिक पर काम करना है, तो इतना तो पता ही है, बटन के क्लिक पर कमांड से हमें एक फंक्शन चाहिए होता है। मान लो उसका नाम ही मैंने रिफ्रेश कर दिया, रिफ्रेश। अब रिफ्रेश नाम का क्या बनाना पड़ेगा? एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। बना लो। अब देखो, हमें सोचना यह है कि ऑब्वियसली यही फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, दोबारा चाहिए हमारे लिए। लेकिन जो पुराना वाला है, पहले उसको हटाना भी तो है, उसको इरेज भी तो करना है। तब इससे जो बनेगा तब वहां पर लगाएंगे उसको जाके। मान लो मैंने डायरेक्ट क्या करा, बटन के क्लिक पर, थोड़ा सोचिएगा, मान लो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया जनरेट कैप्चा। ठीक है, अब वो जनरेट हो गया। जनरेट होने के बाद यहां से हमें क्या मिली? एक स्ट्रिंग मिली। अब कमांड फंक्शन कह रहा है कि मुझे थोड़ी चाहिए वो स्ट्रिंग, आप देखो उसका इस्तेमाल कहाँ करोगे। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, अपना एक फंक्शन बनाऊंगा। देखते हैं। रिफ्रेश। और इस फंक्शन के अंदर मेरे दो काम होंगे। पहला काम होगा, जो आपका कैप्चा बना हुआ है, रिफ्रेश वाला लेवल बना हुआ है, उस लेवल पे जो लिखा है पहले उसको हटाओ, और फिर उस पर जो लिखा हुआ है उसकी जगह अपने वाला नया कैप्चा पहले बना लेते हैं। चलो, जनरेट कैप्चा, ये नया बन गया। अब इस जो नया बना, इसको कहाँ पहुंचाना है? हमने कहा इसको पहुंचाना है ये यहां पर। अब अभी तक क्या हो रहा है, किसी लेवल को जब बनाया जा रहा है उसी समय उसका टेक्स्ट बता दिया जाता है। पहली बार हमारे सामने सिचुएशन आई है कि लेवल पहले बन चुका है और बाद में अब उसके टेक्स्ट को हमें चेंज करना पड़ रहा है। तो कैसे करेंगे? हमने कहा वो देखते हैं कैसे करेंगे। यहां गए, उस लेवल का नाम, क्या नाम है उसका? कैप्चा? नहीं, कैप्चा लेवल। अब देखो अगली समस्या क्या आ गई, अगली समस्या ये आ गई कि ये जो लेवल बना हुआ है ये कहाँ बना हुआ है? इस फंक्शन के अंदर। अब फंक्शन के अंदर अगर हमने कोई वेरिएबल बनाया वो कैसा बन जाता है? लोकल।
अब इसका मतलब वहां पर मैं जब इस लेवल को लेके जाऊंगा तो एक्सेस होगा ही नहीं, हमारा एरर आ जाएगी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा फिर, इस कैप्चा लेवल को कैसा बनाना पड़ जाएगा, ग्लोबल। तो क्या करेंगे, यहाँ आएंगे और लिखेंगे भाई ग्लोबल कैप्चा लेवल। अब ये बन गया ग्लोबल हमारा। अब अगर ये ग्लोबल बन गया है, तो अब यहाँ पर इस्तेमाल हो सकता होगा। देखो आ गया कैप्चा लेवल डॉट कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर मेथड क्या करता है, किसी भी लेवल पर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो उसको लिखने के लिए टेक्स्ट ऑप्शन प्रोवाइड करता है, और यहाँ पर जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं वही लिखना चाहता हूँ जो भी जनरेट हुआ है। चलो अब देखते हैं कि ओवरलैप हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कॉन्फ़िगर ने अपने आप पुराने वाले को हटा दिया होगा तो अच्छी बात है, और नहीं हटाया होगा तो उसी के ऊपर ओवरलैप होकर आएगा, फिर मुझे हटाने का कोड लिखना पड़ेगा। कर दिया सर काम उसने अपना। ये लो जी, रिफ्रेश चलना शुरू हो गया। अब ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया कि ये बटन की जगह आप जो सोच रहे हो वो लगाकर कैसे होगा, अपना देख लेना कैसे होगा। ठीक है, चलो। तो अब हाँ, हाँ, नहीं कॉन्फ़िगर ने अपने आप हटा दिया होगा। कॉन्फ़िगर मेथड उसने क्या करा होगा, पुराने वाले टेक्स्ट को पहले हटा दिया होगा, फिर उसके बाद अपने वाला जो हमने बताया था वो लिखा होगा। सिर्फ उसके लिए बनाए, हाँ। नहीं, इस वाले फंक्शन का इस्तेमाल पर्टिकुलर इस लेवल के लिए बन गया है, तो आगे किसी और कोड में करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। तो मजबूरी हमारी क्यों फंक्शन को बनाया फिर हमने, क्योंकि कमांड के आगे फंक्शन लिखा जा सकता है। कमांड के आगे बटन के क्लिक पर हमें कुछ चाहिए। अब कमांड के आगे जो लिखते हो वो एक फंक्शन होना चाहिए, भले ही उसका इस्तेमाल एक बार हो चाहे 4 बार हो, इसलिए फंक्शन बनाना पड़ा। मतलब फिर कुछ और सोचेंगे कि एक ऐसा फंक्शन बन जाए जो इसके लिए भी चले और इसके लिए भी चले और उसके लिए भी चले। अभी तो एक पर्टिकुलर इस लेवल के लिए काम करेगा, बाकियों के लिए नहीं करेगा। तो उसमें ये सोचो ना कि जो फंक्शन है उससे सीधा लेवल ही वापस करवाओ। जब भी उसे चलो वो सीधा लेवल वापस करेगा, सिर्फ कैप्चा वापस नहीं करेगा। कैप्चा पे लेवल रखेगा, लेवल रखकर वापस करेगा। अब जो मांगे सीधा लेवल ले लो। जब आएगा तब अपना ब्रेन काम करना शुरू करेगा आपका। यहाँ पे एक लेवल जैसे क्रिएट करा आपने, ये ऐसे ही लेवल लेवल यहाँ पे क्रिएट कर लो और सीधा रिटर्न लेवल कर दो। मैंने आपको एक हिंट दिया, और जब जरूरत पड़ेगी तो ब्रेन अपने आप उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देगा। हमारा ब्रेन तब तक काम नहीं करेगा जब तक जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। बहरहाल, अब इतना हो गया, आगे बढ़ो सर। अगला काम है एक टेक्स्ट फील्ड बनाना, जिसमें ये हम एंटर करवाएंगे, है ना। कैप्चा को एंटर करवाएंगे। तो आप कहाँ बनाओगे, यहाँ बना लो ऐसे करके, बीच में बना लो, इसी के साथ अलाइन करके बना लो ऐसे करके। ठीक है, कैसे बनाना चाहते हो आप देख लो, या फिर एक काम करो ना कि इसको थोड़ा सा इधर खिसकाओ, इसी के बीच में ले आओ, और यहाँ पर लिखो ये कैप्चा है, और फिर एंट्री ऐसे करके बना देंगे। हमने कहा चलो। तो इसको इधर खिसकाओ, ये लो 0.45, सबके साथ अलाइन हो जाएगा। ठीक है, रिफ्रेश बटन को थोड़ा सा और साइड में कर दो, ये 0.55 है, 0.6 कर दो। ठीक है, अब चाहो तो यहाँ लिख दो ये कैप्चा है, और चाहो तो एक काम करो, एक टेक्स्ट फील्ड बनाओगे, उसके पहले लिख देना एंटर कैप्चा, वो ज्यादा सही रहेगा, है ना। तो मतलब क्या चाहिए, एक लेबल चाहिए और एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए।
एक लेवल चाहिए, एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए। कॉपी, पेस्ट। इसका नाम हम रखने वाले हैं कैप्चा लेबल। वो तो पहले ही रख दिया आपने, है ना। अब क्या नाम रखें इसका यहाँ पर? इनपुट कैप्चा लेवल। चलो इतना कर दो, इतने से भी समझ में आ रहा है। सोचो अगर हम आज भी आई जे के एक्स वाई जेड पे चल रहे होते तो कुछ भी समझ नहीं आता। वेरिएबल का नाम अगर हम आई जे के एक्स वाई जेड रख लें तो। बहरहाल, अब ये हो गया, और यहाँ पर क्या लिखोगे? एंटर कैप्चा। खाली कैप्चा लिख दो तब भी तो सही है। समझ गया वो क्या कहना है। बैकग्राउंड कलर ये है, फॉन्ट ये है, और ये 0.3 सही है। इसको 0.5 पे ले आओ, इसको 0.5 पे ले आओ, ये 0.45, और इसका नाम इनपुट कैप्चा कर दो। ये लो, ठीक है। अब सब हो गया, हमने कहा हो गया। अब बटन लगा दो। बटन, बटन अभी एक बनाया था, इसको कॉपी करके थोड़ा सही कर लेते हैं। और इसका कर देते हैं लॉगिन बटन। फ्रेम, उस पर लिख देते हैं लॉगिन। फोरग्राउंड कलर पाउडर ब्लू कर दिया। बटन को उससे मैच कर देते हैं। कमांड अभी नहीं लिख रहे। बैकग्राउंड कलर ये कर दिया। फॉन्ट लगा देते हैं। बॉर्डर लगा देते हैं। बटन को तो आपने डाल दिया 0.6, 0.6। इसको डालो 0.45। ठीक है, एक और लगा दो, कैंसिल। थोड़ा सा बीच में ले आओ, थोड़ा सा बीच में ले आओ, मतलब इतना कर दो। ये यहाँ पर आया। एक बटन और, रीसेट। और यहाँ लिख दो रीसेट। ये ठीक है। एक्स को दरकिसका दो। 0.5 नहीं, 0.48, 0.55। एक बटन और चाहिए पासवर्ड रिकवरी के लिए। फॉरगॉट बटन, फॉरगॉट फ्रेम हो गया, और यहाँ लिख दिया फॉरगॉट पासवर्ड। नीचे मैं चाह रहा हूँ ऐसे आए निकल कर, तो ये 0.4 से शुरू हो। 0.42। और यहाँ पर इसकी विड्थ
मान लो मैं 20 की करना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा और खिसक जाए तो इसके अलाइनमेंट में आ जाएगा, सही लगेगा। क्या था? 0.45। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, उसको कम कर देते हैं विथ। ठीक है, तो पहला वाला लगभग हमारा तैयार हो गया। बाकी आप अपना जो जैसे करना चाहें अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। कल हम 0 पे थे, आज 93 पे खत्म कर रहे हैं। देखते देखते 800 से 1000 लाइन लिख जाएंगे आंखों के सामने ही ना। तो इस कोड को जब आप बनाओगे खुद से, अगर रादर देन कॉपी पेस्ट, उतना कॉपी पेस्ट करो जितना आपने एक बार लिख लिया है। अगर आपने किसी कोड को एक बार भी नहीं लिखा है तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप कॉपी पेस्ट करो। जैसे मैंने एक बार बटन बना लिया, मैंने लिख लिया, अब दोबारा जरूरत पड़ रही है तो शायद लिखना सही नहीं है। कॉपी पेस्ट कर लो और चेंज कर लो अपने हिसाब से। लेकिन जब आप कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो बहुत फोकस्ड होना होगा। मान लो आपने कोई लाइन यहाँ से कॉपी कर ली, जैसे मैं एंट्री कॉपी कर रहा था यहाँ से, है ना। और कॉपी करते ही मान लो किसी का मोबाइल पे कॉल आ गया या व्हाट्सअप का रिप्लाई देना पड़ गया, भूल जाओगे क्या कर रखा है मैंने अभी तक। और फिर पेस्ट करा आपने, पता चला पेस्ट कर दिया था, है ना। उसके बाद किसी का कॉल आ गया, अब भूल गए कि मुझे चेंज भी करना है क्योंकि ये तो वही नाम लिखा रह गया। तो इन बातों का बहुत ध्यान रखना कि जब आप कोड को लिख रहे हो, कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। क्योंकि अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए और जरा सा इधर से उधर हो गया, फिर आपको नहीं पता कि 1 घंटा लगेगा कि 2 घंटे लगेंगे कोड को सही करने में। फिर एक जरा सी गलती कॉमा वाली होगी, है ना, और आपको हो सकता है बहुत टाइम लग जाए उसको सही करने में, कि एक जरा सा कॉमा लगाना था बस। तो बहुत फोकस्ड हो गए तो अच्छा बन जाएगा। और जब बनने लगेगा तो इंटरेस्ट आने लगेगा, ब्रेन अपने आप नई नई चीजें सोचना शुरू कर देगा कि इसमें ये भी हो सकता था, या ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। तो फिलहाल आज इतना ही। बाकी कोड को अगर आप समझना ही चाह रहे हो तो देखो, अब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल शायद आपके लिए नहीं हो पाएगा कि मैंने आपसे कहा एक एक लाइन का मीनिंग लिखना। लेकिन कम से कम हर 4 लाइन से पहले तो लिख देना कि ये फंक्शन क्यों बनाया गया है ना। जैसे मैंने लिखा, दिस फंक्शन रिटर्न्स कैप्चा। तो ऐसे कर करके इसके ऊपर लिख देना, हर 2 लाइन के ऊपर लिख देना कि ये क्यों बनाया, ये क्यों। तो उससे ना एक आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कोड को समझने में कि क्या चल रहा है। और अभी तो हम बना रहे हैं, अभी तो आप लिख भी लोगे, जब आखिरी क्लास होगी तो आपसे कहा जाएगा लिखो, अब आप लिखोगे भी नहीं, इतना सारा हो चुका होगा। चलो, फिलहाल आज इतना ही। कल अपनी तरफ से आप कुछ और कलाकारी करके लाओ तो दिखा देना एक बार।